हेलो बच्चों, आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 2। पाठ का नाम है बचपन। इस पाठ में अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए लेखिका कृष्णा सोबती ने हमसे अपनी सारी यादें यहाँ शेयर की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका कृष्णा सोबती का संस्मरण बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना का अर्थ होता है बच्चों कि जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे अंदर समझदारी आती है, तो इसे ही कहते हैं सयाना होना या समझदारी आना। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी होती है 100 वर्षों का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशक होते हैं बच्चों 10 वर्षों का समय। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये लेखिका अपने जो उनके पहनावे में बदलाव आया दिनों दिन उम्र के अनुसार, उन्होंने अपने पहनावे को यहाँ पर बताया है कि पहले फ्रॉक पहना करती थी, फिर निकर वॉकर, देन स्कर्ट, उसके बाद लहंगे, गरारे और अब जो फैशन चला है वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्तों का। तो इस तरह से उनके बचपन को वो याद कर रही हैं और आपके साथ में शेयर कर रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो चलिए हम बढ़ाते हैं इस कहानी को। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी जो गोल कफ थे, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अब यहाँ लेखिका अपने अलग अलग फ्रॉक को याद कर रही है कि कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइनदार वो फ्रॉक्स पहना करती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। अब अपने बचपन को याद करते हुए कृष्णा सोबती बताती हैं कि कई काम ऐसे थे जो उन्हें खुद करने होते थे। घर में नौकर और नौकरानी के होते हुए भी, जैसे कि मोजे धोना, उन्हें खुद करना होता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यहाँ सर्वर वे सुनने वाले के लिए कह रही हैं, जैसे आप यहाँ पर सुन रहे हैं तो आप इस समय यहाँ पर इनके सर्वर हैं। तो यहाँ कहानी में उन्होंने सर्वर बार बार यहाँ पर प्रयोग में लिया है, जिससे कि वो इंडिकेट कर सकें कि ये कहानी किसी को सुना रही हैं। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि पहले केवल चमड़े के जूते आया करते थे और चमड़े के जूते जब नए नए इस्तेमाल किए जाते हैं तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही लेखिका के साथ भी होता था और नए जूतों के साथ में ही छाले हो जाते थे, इसलिए छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था।
जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा लो तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का अर्थ है कि मन खराब होना और उल्टी जैसा मन होना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब कि जो ये कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल कृष्णा सोबती को पीना होता था, ये उन्हें अपनी सेहत ठीक करने के लिए ही पीना होता था, जिससे कि वे बीमार न हो और सेहतमंद रहें। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियों का अर्थ होता है बच्चों कि किसी चीज़ के लिए आपकी चाह कितनी है, आपका उसमें रुचि कितनी है, वो कहलाती है दिलचस्पी, मतलब रुचि। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन होते हैं बच्चों एक तरह का ऐसा डिवाइस जिस पर कि आप कैसेट रखकर सीडी, जैसे सीडी आपने देखी सीडी प्लेयर, उस टाइप से उस पर एक गोल कैसेट रखा जाता था और उसको सुना जाता था। जबकि आज के समय में आपके पास रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, इतने सारे डिवाइस हैं। तो उस समय केवल कुछ ही घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। उस समय बचपन में बच्चे कुल्फ़ी खाया करते थे, जबकि आजकल कुल्फ़ी ने अपना रंग रूप बदल लिया है और वो बदल गई है आइसक्रीम में। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। इसी तरह से कचौड़ी समोसे जो उस समय बच्चे खाया करते थे, आज पेटीज़ के रूप में उसे खाते हैं। शरबत में उस समय बच्चे फलों के रस पीते थे, शहतूत, फालसे के, खसखस के शरबत पीते थे, जबकि आज बच्चे कोक पेप्सी पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों को ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। मन भावनी का अर्थ होता है जो मन को लुभा ले, मन को पसंद आए। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि जब मन किया तब चॉकलेट खा लिए। लेखिका बता रही है कि वे केवल हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीद पाते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, शायद वे खाती नहीं होंगी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल का टेस्ट होता है खट्टा मीठा सा, ये एक प्रकार का फल होता है, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चेस्टनट आपने भी खाए होंगे कि उन्हें आग पर सेका जाता है और फिर उन्हें छिलके उतार करके खाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ भी उसके लिए यही लिखा है, गजब की चीज़, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं।
एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पपड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिस पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। आगे अपने बचपन को याद करते हुए लेखिका कहती हैं कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर करके समझना होता है किसी को उसकी शक्ति से कम आंकना। अपने को ज़्यादा अच्छा और सामने वाले को कम आंकने को बोलते हैं कमतर करके समझना। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत। हुष्ट पुष्ट का अर्थ होता है कि हट्टे कट्टे थे। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर भी रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर शराबा, जो कि भीड़ में होता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। मतलब तेज रफ्तार वाली गाड़ी को जो मॉडल था वो शोरूम में रख रखा था, शिमला कालका ट्रेन का। कभी कभी हवाई जहाज भी देख करने को मिल जाते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, वह देखो, और वह गायब। तो वो जो हवाई जहाज था उसकी कल्पना, उसको जो तुलना की है वो एक भारी भरकम पक्षी से की जा रही है कि वह देखते ही गायब हो जाता था। मतलब उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड के बारे में बताया जा रहा है कि वह कितना तेज चलता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह एक दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा मतलब अजीब। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? ऐनक मतलब चश्मा। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था कि कुछ दिनों तक ये चश्मा जब पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा, और यही बात लेखिका उन लोगों को बता देती। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और इस तरह की बातें करके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाया करते थे। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा।
शेर मतलब यहाँ ये जो लाइनें कही गई है इसे कहा गया है शेर। शेर व शायरी आपने सुना होगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना मतलब दर्पण, मिरर, जिसमें कि आप अपने आप को देखते हैं। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। और इस तरह से लेखिका स्वयं को देख रही हैं और बार बार सोच रही हैं कि क्या मैं वाकई में लंगूर जैसी लग रही हूँ? नहीं 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 लग रही। फिर सोचती है हाँ हाँ शायद लग रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। यहाँ चित्र में बच्चों आपको लेखिका कृष्णा सोबती को चित्र यहाँ पर दिया गया है, आप इन्हें देख भी सकते हैं, जिनके बारे में यह बात की जा रही है, जो अपने बचपन को याद कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब जब हम कोई नया नया काम करते हैं, अपने फेस के साथ में कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी आंखों को वो देखने की आदत हो जाती है। तो ऐसे ही उनके चेहरे पर अब चश्मा हमेशा बचपन से चढ़ा रहा तो अब आदत सी हो गई है, उन्हें भी कुछ अजीब नहीं लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, मतलब चश्मे के बिना अब चेहरा अजीब लगता है, खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीत वाली हिमाचली टोपियाँ। और इस तरह से लेखिका कृष्णा सोबती अपनी टोपियों को याद कर रही हैं, अपने बचपन के दिनों को याद कर रही हैं। तो आपने भी अपने बचपन के दिनों को कभी याद किया है क्या? कभी उन्हें इस तरह से कागज पर संजोया और संवारा है? अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।